चुकी थी। आसमान में चांद आधा था, मगर उसके चारों ओर काली धुंध का घेरा फैला हुआ था। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, मानो सब कुछ किसी अदृश्य भय से थम गया हो। पेड़ों की डालियां और हवा के झोंकों से चरमराती थीं, और हर आवाज किसी अज्ञात चेतावनी जैसी लगती। अभय और शिवा थके हारे गांव के चौपाल तक पहुंचे। उनके चेहरों पर मंदिर की रात की दहशत अब भी साफ झलक रही थी। अभय के हाथ पर उभरी काली नसें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे उनमें किसी और ही दुनिया का जहर बह रहा हो। शिवा ने उसके हाथ को पकड़कर दबाया। अभय, ये बीज तुझे अंदर से बदल रहा है, तू पहले जैसा नहीं रहा। अभय की आंखें लाल पड़ चुकी थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बदलाव मुझे उस औरत और बच्ची तक पहुंचाता है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब यही एक रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर, जो अक्सर चुप रहते थे, उसी वक्त चौपाल से बाहर आए। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में कांप रही थी और आंखों में चिंता साफ थी। उन्होंने अभय को देखकर कहा, तो आखिरकार किताब ने अपना रास्ता चुन ही लिया। बेटा, तू समझता है कि तू इसे रोक लेगा, मगर असल में किताब तुझे अपने रास्ते पर ले जा रही है। अभय चौंक गया। आप जानते हैं इस किताब के बारे में? पंडित ने सिर झुका लिया। इतिहास जिसे गांव ने मिटाने की कोशिश की, वही अब लौट आया है। कई पीढ़ियों पहले यहां एक स्त्री को जिंदा जला दिया गया था। उसे तमोविद्या की साधिका कहा गया। लोग उसे राक्षसी कहते थे, लेकिन असलियत में वह किताब की संरक्षिका थी। गांव ने जब उसकी हत्या की, तब उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि जो भी इस किताब को छुएगा, उसका खून और उसकी आत्मा अंधकार में घुल जाएगी। शिवा ने डरते हुए पूछा, तो फिर वो बच्ची कौन है जो हर जगह हमें दिखाई देती है? पंडित ने आंखें मूंद ली। वो बच्ची उसी साधिका की बेटी थी। लोगों ने उसे भी मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए वह किताब में कैद नहीं हुई। वह हर बार किताब छूने वाले को चेतावनी देने आती है, मगर उसकी चेतावनी सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अभय की सांस तेज हो गई। मतलब वह बच्ची मुझे बचाने की कोशिश कर रही है? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, शायद वह चाहती है कि तू उसकी मां की अधूरी विद्या पूरी कर दे, क्योंकि किताब अब तेरे खून में बह रही है। चाहे तू माने या न माने, तू इस गांव का अगला संरक्षक बन चुका है। अभय के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसके सीने में किताब की धड़कन जैसे महसूस हो रही थी। हर धड़कन के साथ उसकी नसों में अंधकार और गहराता जा रहा था। अचानक गांव के उत्तर किनारे से चीखें सुनाई दी। औरतों और बच्चों की आवाजें कांप रही थीं। सब चौपाल की ओर भागते भागते आए। बाबा, पेड़ों की छायाओं में लोग दिख रहे हैं और वो हम पर हमला कर रहे हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। अभय और शिवा तुरंत उस दिशा की ओर दौड़े। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा गांव की गलियों में हर दीवार, हर पेड़ पर छायाएं तैर रही थीं। उन छायाओं के हाथ लंबे और पतले होकर गांव वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते भौंकते भौंकते अचानक जमीन पर गिर पड़े। हवा में एक बार फिर वही गूंज थी, काली भ्रम, काली भ्रम। अभय के हाथ की नसें और गहरी चमकने लगी। उसने गुस्से में किताब को जमीन पर पटका। किताब अपने आप खुली और उसमें से काले धुएं का सैलाब निकला, लेकिन उसी धुएं के बीच सुनहरी रोशनी की एक झलक भी थी। बच्ची की परछाई फिर सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे कहा था, तू रुक सकता था, मगर तूने किताब को चुना। अब परछाइयां तेरे आदेश की प्रतीक्षा करेंगी। तू चाहे तो उन्हें रोक सकता है या उनका मालिक बन सकता है। शिवा ने घबराकर अभय को झकझोरा। अभय, कुछ कर, लोग मर जाएंगे। अभय की आंखें स्थिर हो गईं। उसने गहरी सांस ली और किताब पर हाथ रखा। उसके होंठों से खुद ब खुद एक मंत्र फूट पड़ा, जो उसने कभी सीखा भी नहीं था। तमः स्वाहा, रात्रि स्वाहा। आवाज इतनी गहरी थी कि हवा भी थम गई। अचानक परछाइयां वहीं जम गईं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और सब अभय की ओर झुक गईं, मानो अब वे उसी की प्रतीक्षा कर रही हों। गांव के लोग भय से थरथरा उठे। शिवा की रगें सूख गईं। अभय, ये सब तेरी सेना बन गई है। अभय कुछ क्षण चुप रहा, फिर जोर से बोला, गांव वालों को छोड़ दो। और आश्चर्यजनक रूप से परछाइयां पीछे हट गईं। लोगों की पकड़ ढीली हो गई और सब जमीन पर गिरकर हाँफने लगे। लेकिन उसी समय औरत की भयावह हंसी गूंज उठी। तू सोचता है कि तू मालिक बन गया? नहीं,
तू तो बस मेरे खेल का मोहरा है। बीज बो चुका है तू, अब ये परछाइयां कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। अभय ने गुस्से में कहा, अगर मैं मोहरा हूं तो खेल खेलूंगा, लेकिन अपने नियमों पर। और उसने किताब बंद कर दी। परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गईं। गांव वालों ने अभय की ओर देखा, कुछ डर में, कुछ श्रद्धा में। किसी ने धीमे स्वर में कहा, यह अब साधारण इंसान नहीं रहा, ये तो काली विद्या का वारिस है। और उसी क्षण से गांव के लोग अभय को अलग नजर से देखने लगे, डर और उम्मीद दोनों के साथ। रात और गहरी हो गई थी। अभय अकेला अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी नसें अब शांत थीं, मगर भीतर की हलचल थम नहीं रही थी। तभी उसकी आंखें झपकीं और सपना शुरू हुआ। सपने में वही बच्ची उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में रोशनी थी, पर चेहरा बेहद गंभीर। उसने कहा, अभय, अब तुझे अगली परीक्षा देनी होगी। परछाइयों को नियंत्रित करना आसान था, असली परीक्षा तब है जब तू खुद अंधकार से लड़ेगा। अगर तू हार गया तो तू खुद परछाई बन जाएगा। अभय ने सपना टूटते ही पसीने में डूबा पाया। उसने धीरे से खुद से कहा, तो सफर अभी खत्म नहीं, बस शुरू हुआ है। और दूर गांव की सीमा पर वही झुलसा चेहरा वाली औरत एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आग थी। उसने हवा में हाथ फैलाए और फुसफुसाई, खेल अब असली मोड़ लेगा। अभय को नींद आए हुए कई दिन हो चुके थे।